कहते हैं असली हीरो वही होता है जो मुश्किल हालातों में भी हिम्मत न हारे। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की वो साहसी महिला जिन्होंने न सिर्फ अंतरिक्ष को छुआ बल्कि उसकी चुनौतियों को भी गले लगाया। जब उन्होंने और उनके साथी बुच विल्मोर ने 2024 में अपना मिशन शुरू किया था, तब किसी को अंदाजा ही नहीं था यह सिर्फ कुछ दिनों की यात्रा नहीं बल्कि 9 महीने का लंबा और मुश्किल सफर बन जाएगा। 9 महीने बाद जब उनका स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अमेरिका के फ्लोरिडा कोस्ट के पास गल्फ ऑफ मेक्सिको में उतरा, तो यह सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक राहत की सांस थी। खासकर भारत, जहां सुनीता विलियम्स को एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है। उनकी इस अद्भुत यात्रा ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया और उन्हें स्पेस साइंस की जटिलताओं को करीब से समझने का भी मौका दिया। दरअसल 2024 वह साल जब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने अपने मिशन की शुरुआत की थी। प्लान बहुत ही सिंपल था कि वो बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल में बैठकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS तक जाएंगे, कुछ जरूरी रिसर्च करेंगे और 8 दिनों के अंदर अंदर लौट भी आएंगे। लेकिन किसे पता था यह सफर इतना लंबा खिंच जाएगा। असल में जिस बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल में वो गए थे, उसमें हीलियम लीकेज और वेलोसिटी कंट्रोल इशू जैसी गंभीर तकनीकी समस्याएं आ गई। नासा और बोइंग की टीम ने फैसला किया कि जब तक यान पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक कोई जोखिम नहीं उठाया जाएगा और यही कारण था कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी को ISS पर पूरे 9 महीने तक का लंबा इंतजार करना पड़ा। दरअसल बोइंग स्टारलाइनर में जो हीलियम लीकेज की समस्या सामने आई, वो सीधे तौर पर उसके प्रपल्शन सिस्टम यानी कि यान को कंट्रोल और मूव करने वाले इंजन से जुड़ी थी। स्टारलाइनर कैप्सूल में कई छोटे छोटे थ्रस्टर होते हैं, यानी कि सीधा सीधा कहें तो छोटे छोटे रॉकेट इंजन, जो इसे स्पेस में डायरेक्शन और स्पीड कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये थ्रस्टर ठीक से काम करें, इसके लिए उन्हें एक खास गैस हीलियम की जरूरत होती है। हीलियम का इस्तेमाल फ्यूल को प्रेशराइज करने के लिए किया जाता है ताकि थ्रस्टर को सही ताकत मिल सके। लेकिन जब लीकेज होती है तो हीलियम सिस्टम से बाहर निकलने लगता है, जिसमें फ्यूल सही प्रेशर में नहीं आ पाता और थ्रस्टर कमजोर और असंतुलित हो सकता है। इसमें कैप्सूल के नेविगेशन और स्पेस में घूमने फिरने की क्षमता पर असर पड़ता है। और अगर बात करें वेलोसिटी कंट्रोल इशू की, तो आप समझिए वेलोसिटी कंट्रोल का मतलब है कैप्सूल कितनी तेजी से और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसे नियंत्रित करना। ISS से वापस लौटते समय या किसी मैन्यूअर के दौरान सही वेलोसिटी कंट्रोल बेहद जरूरी होता है, वरना कैप्सूल गलत दिशा में जा सकता है और उससे टकरा भी सकता है। स्टारलाइनर में जब वेलोसिटी कंट्रोल में दिक्कत आई तो नासा को यह डर था कि अगर कैप्सूल को समय से पहले वापस के लिए यूज किया गया तो यह ISS से अलग होते समय या लैंडिंग करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। नासा और बोइंग दोनों को यह समझ में आ गया था कि जब तक ये टेक्निकल फॉल्ट्स पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, तब तक स्टारलाइनर में किसी भी एस्ट्रोनॉट की वापसी रिस्क टू लाइफ हो सकती है। यही वजह थी कि उन्होंने यह तय किया कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को ISS पर ही रुकना होगा और उसी में सुधार होने तक यान को वापसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दरअसल ये कोई आम स्पेस कैप्सूल नहीं था, ये एक हाई टेक और स्मार्ट स्पेसक्राफ्ट था, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि बिना किसी इंजन की मदद के ये खुद ब खुद ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाकर जुड़ सके। सोचिए, एक ऐसी मशीन जो स्पेस की काली खामोशी में हजारों किलोमीटर ऊपर खुद अपना रास्ता तलाशे, खुद ही स्पेस स्टेशन से कनेक्ट हो जाए। है ना वाकई कमाल की तकनीक। इसकी असली ताकत छुपी थी इसके 2 हिस्सों में। पहला था क्रू मॉड्यूल और दूसरा था सर्विस मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल वो हिस्सा था जहां सुनीता विलियम्स जैसे एस्ट्रोनॉट्स रहते थे और सर्विस मॉड्यूल में फ्यूल और टेक्निकल सिस्टम मौजूद थे। इन दोनों को मिलाकर एक मजबूत और सुरक्षित सिस्टम तैयार किया गया। इस कैप्सूल को स्पेस में पहुंचने के लिए जोड़ा गया था दुनिया के सबसे भरोसेमंद रॉकेट में से एक एटलस V रॉकेट से। और फिर शुरू हुआ उसका सफर, जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर ISS तक। खास बात यह थी कि इसने ट्रेडिशनल मैनुअल डॉकिंग नहीं बल्कि ऑटोनॉमस डॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया, यानी खुद ब खुद प्रिसाइज कैलकुलेशन से ISS से जाकर जुड़ जाना। ये एक तरह से फ्यूचर टेक्नोलॉजी की झलक थी, जहां इंसान और मशीन एक साथ मिलकर स्पेस एक्सप्लोरेशन को नए लेवल पर ले जा रहे थे। पर समस्या यहीं से शुरू हुई। तकनीकी खराबियों ने इसे खतरनाक बना दिया और जब तक इसे ठीक नहीं किया गया, तब तक सुनीता विलियम्स और उनकी टीम को इंतजार करना पड़ा। अब जरा सोचिए, धरती से हजारों किलोमीटर ऊपर एक बंद कैप्सूल में 9 महीने रहना, क्या ये इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। वहां जिंदगी वैसी नहीं होती जैसे हमारी रोजमर्रा की दुनिया में है। ISS पर हर चीज लिमिटेड और कंट्रोल्ड होती है।
खासकर खाना और पानी। ताज़ा गर्म रोटी या सब्जी की उम्मीद तो छोड़ दीजिए, वहां जो खाना मिलता है वो ज्यादातर डिहाइड्रेटेड होता है या फिर वैक्यूम सील्ड पैकेट्स में बंद किया जाता है। जी हाँ, स्पेस में खाना भी टेक्नोलॉजी से पैक होता है। पिज्जा, रोस्टेड चिकन, फ्रूट्स और न्यूट्रिशन बार जरूर मिलते हैं, लेकिन स्वाद और ताजगी की वो बात नहीं होती जो घर की रसोई में होती है। और अगर बात करें पानी की, तो पानी वो तो वहां एक एक बूंद कीमती है। वहां इस्तेमाल होने वाला हर पानी 100% रिसाइकल होता है। और हाँ, इसमें पसीना और यूरिन को भी स्पेशली डिजाइन फिल्टर से गुजारा जाता है और दोबारा पीने लायक भी बनाया जाता है। यानी जो आप पी रहे हैं वो कभी आपकी बॉडी से निकला हुआ पानी भी हो सकता है। थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन स्पेस में इसे सर्वाइवल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब बात करें नहाने की, तो वहां पानी बहता नहीं है, ना टंकी है ना शावर। वहां नहाने का मतलब है स्पॉन्ज बाथ्स और नो रिनाइज शैम्पू से खुद को साफ करना। और अगर कपड़े की बात करें तो उन्हें धोने की सुविधा नहीं होती, तो जो गंदे हो जाते हैं उन्हें सीधे तौर से डिस्कार्ड कर दिया जाता है, यानी इस्तेमाल करो और फेंक दो। और सबसे दिलचस्प है वहां का स्पेस टॉयलेट। ये कोई आम टॉयलेट नहीं, बल्कि ये एक हाई टेक सिस्टम है जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को अलग अलग स्टोर करता है। खास बात यह है कि लिक्विड वेस्ट यानी यूरिन को फिर से प्रोसेस करके वही पानी ड्रिंकिंग वाटर में बदला जाता है। यानी आईएसएस में हर सांस, हर घूंट, हर चीज केयरफुली कैलकुलेटेड और टेक्नोलॉजी से मैनेज होती है। ये सिर्फ अंतरिक्ष यात्रा नहीं थी, ये एक नई दुनिया में जीने की कला थी, जहां इंसानी जज्बा और साइंस दोनों साथ चल रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी वहां 9 महीने तक बस बैठे रहे होंगे या फिर घर वापसी का सिर्फ इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन नहीं। वो आईएसएस पर सिर्फ वक्त नहीं काट रहे थे, बल्कि विज्ञान की सीमाएं पार कर रहे थे। उन्होंने वहां रहते हुए 150 से भी ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए। सोचिए, जीरो ग्रेविटी यानी कि माइक्रो ग्रेविटी में जब शरीर पर वजन का असर नहीं होता, तब सेल्स कैसे बिहेव करते हैं, दवाइयां कैसे असर दिखाती हैं। यही सब जानने के लिए उन्होंने बायोलॉजिकल और मेडिकल रिसर्च की, ताकि भविष्य में अंतरिक्ष यात्राएं और इंसानी स्वास्थ्य दोनों को और बेहतर बनाया जा सके। इतना ही नहीं, उन्होंने वाटर रिसाइकलिंग को लेकर भी नए नए टेस्ट किए कि कैसे पसीना और यूरिन को और बेहतर तरीके से शुद्ध किया जाए, ताकि भविष्य में लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन के लिए पानी की डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। दरअसल जब आप अंतरिक्ष में होते हैं तो धरती भी एक तरह की प्रयोगशाला बन जाती है। सुनीता ने अर्थ ऑब्जर्वेशन स्टडीज में भी हिस्सा लिया, जिससे वैज्ञानिक हमारी पृथ्वी के बदलते मौसम, पर्यावरण और क्लाइमेट पैटर्न को बेहतर तरीके से समझ सके। यानी यह मिशन सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं था, यह एक फ्लोटिंग साइंस लैब था, जहां हर दिन कुछ नया खोजा जा रहा था और हर खोज इंसानियत के भविष्य को बेहतर बनाने की एक तरह की कोशिश थी। आपको थोड़ा समझना होगा कि जब आप पृथ्वी से हजारों किलोमीटर ऊपर एक ऐसी जगह होते हैं जहां ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, तो विज्ञान के दरवाजे खुल जाते हैं। नई खोजें, नई सवाल और नए चौंकाने वाले जवाब मिलते हैं। यही वजह है कि माइक्रोग्रेविटी को वैज्ञानिक एक ब्लेसिंग मानते हैं। खासकर बायोमेडिकल रिसर्च के लिए जीरो ग्रेविटी में शरीर एक अलग ही तरीके से बिहेव करता है और दवाइयों पर इसका असर अलग अलग तरीके से होता है। और यही जानना होता है वैज्ञानिकों को, ताकि कैंसर, हड्डियों की बीमारी और उम्र से जुड़ी समस्याओं का हल खोजा जा सके। और हाँ, स्पेस में यही हो रहा था। सुनीता विलियम्स और उनकी टीम ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च कर रही थी, लेकिन हर बात के दो पहलू होते हैं। जहां एक तरफ डिस्कवरीज हो रही थी, वहीं दूसरी ओर इसका असर उनके खुद के शरीर पर भी हो रहा था। बॉडी वेट ना होने की वजह से हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर होने लगती, क्योंकि उन्हें सहारा देने की वहां पर जरूरत ही नहीं होती। जैसे शरीर आराम से जी रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर ताकत खो रही होती है। इतना ही नहीं, लगातार जीरो ग्रेविटी में रहने से आंखों की रोशनी तक प्रभावित हो सकती है। आंखों के पीछे के फ्लूइड्स का दबाव बदल जाता है, जिससे विजन ब्लरी हो सकती है। यानी अंतरिक्ष में रहना सिर्फ एडवेंचरस नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल चैलेंज भी है, जहां हर कदम पर विज्ञान जितना बड़ा होता है, उतनी ही बड़ी होती है इंसानी शरीर का परीक्षण। जब सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच मेलबॉर्न 9 महीने बाद धरती पर लौटे, तो उन्हें सीधा स्ट्रेचर्स पर ले जाया गया। क्यों? क्योंकि जो शरीर इतने लंबे समय तक जीरो ग्रेविटी में रहा हो, वो अचानक पृथ्वी की ग्रेविटी को झेल नहीं पाता। अंतरिक्ष में महीनों तक बिना वजन के रहने से हड्डियां कमजोर, मांसपेशियां ढीली और शरीर की बैलेंस करने की क्षमता तक प्रभावित हो जाती है। दरअसल जब कोई अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहता है, तो उसका शरीर पृथ्वी जैसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटी से दूर हो जाता है। इस स्थिति को माइक्रोग्रेविटी या फिर जीरो ग्रेविटी कहा जाता है।
और यही शरीर के लिए सबसे बड़ा बदलाव लेकर आती है। पृथ्वी पर हमारी हड्डियां और मांसपेशियां लगातार ग्रेविटी के खिलाफ काम करती हैं, यानी कि चलना, उठना, खड़े रहना, ये सब हमारी बोन्स और मसल्स को मजबूत रखते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा कोई दबाव नहीं होता, इसलिए शरीर उन हिस्सों को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया को डिसयूज ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, जिसमें हड्डियां अपनी ताकत खोने लगती हैं क्योंकि उन पर भार नहीं पड़ रहा होता। हड्डियों से कैल्शियम और मिनरल्स तेजी से बाहर निकलने लगते हैं, जिससे उनकी डेंसिटी घट जाती है। खासकर स्पाइन्स, पैर और पेल्विस की हड्डियां सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। इसी तरह मांसपेशियां भी कमजोर होने लगती हैं क्योंकि बॉडी को खुद को सहारा देने या चलने की जरूरत नहीं पड़ती। इस स्थिति को मसल्स एट्रोफी कहते हैं, जिसमें मसल्स का साइज और ताकत दोनों घट जाते हैं। नतीजा ये होता है कि अंतरिक्ष यात्री जब वापस पृथ्वी पर आते हैं तो उन्हें चलने, खड़े होने और बैलेंस बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। नासा की रिसर्च के अनुसार एक एस्ट्रोनॉट हर महीने लगभग 1% से 1.5% बोन मास खो देता है, जो कि बुजुर्ग में होने वाले ऑस्टियोपोरोसिस से भी तेज होता है। इन समस्या से निपटने के लिए नासा एस्ट्रोनॉट्स को रोजाना लगभग 2 घंटे की एक्सरसाइज कराता है, जिसमें ट्रेडमिल, साइकिलिंग, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग जैसी स्पेशली डिजाइन मशीन का उपयोग होता है। साथ ही साथ उन्हें कैल्शियम और विटामिन डी दिए जाते हैं ताकि हड्डियां मजबूत बनी रहें। और जब वे धरती पर लौटते हैं तो एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से गुजरते हैं, जिससे उनकी मसल्स और बोन्स दोबारा से नॉर्मल हो सके। इसलिए कहा जाता है कि स्पेस में रहना सिर्फ एक रोमांच नहीं, बल्कि शरीर के लिए एक बड़ा बायोलॉजिकल चैलेंज होता है। यह इंसान की ताकत, विज्ञान और टेक्नोलॉजी तीनों की एकजुट परीक्षा है। जब सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद सफलतापूर्वक धरती पर लौटी तो वो सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री की वापसी नहीं थी, वो भारत की छाती चौड़ी करने वाला एक तरह का एक बहुत खूबसूरत पल था। उनके एंसेस्ट्रल गांव में जैसे उत्सव का माहौल बन गया। लेकिन इस कहानी में सिर्फ भावनाएं नहीं थी, इसमें टेक्नोलॉजी की जंग भी थी। जिस बोइंग स्टारलाइनर में सुनीता गई थी उसमें हीलियम लीकेज और कई अन्य तकनीकी खामियां थी। इस वजह से उसे पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं माना जा सकता। उसके उल्टा स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन ज्यादा सुरक्षित और एडवांस साबित हुआ, जिसमें एक खास इमरजेंसी अबॉर्ट सिस्टम भी है, जो किसी भी खतरे की स्थिति में यात्रियों की जान बचाने की क्षमता रखता है। पर असली सवाल ये नहीं था कि कौन सी मशीन बेहतर थी, असली बात ये थी कि कौन सा इंसान बेहतर साबित हुआ। और इस मशीन ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी एडवांस हो, लेकिन जब तक उसके साथ एक अड़िग इंसान, एक जुझारू आत्मा और एक निर्भीक दिल ना हो, वो अधूरी है। सुनीता विलियम्स और बुच वेलमोर की ये यात्रा एक रिमाइंडर है कि अंतरिक्ष चाहे जितना भी अनजाना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो वहां भी इंसान की रूह चमक सकती है।